अब शादी हो गई। शादी को सिर्फ 10 दिन ही हुए थे तो वो बौखलाता हुआ आया और एकदम से गाली देकर बोला कि बहरी है क्या, तेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि पति अगर आवाज लगा रहा है तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, इग्नोर कर रही है। तो ये रोने लगी। अब रोने लगी तो इनको थप्पड़ मारकर बोलने लगा, नाटक कर रही है, टेसुए बहा रही है। पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में रोती रहती थी, चुपचाप से पड़ी रहती थी या घर का काम करती रहती थी। और इतना ज़्यादा सास ये कह रही है हमने इतने बच्चे पैदा करे हैं, क्या डिप्रेशन में आने वाली बात है, डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता है। एक दिन इन्होंने बहुत हिम्मत कर कर पूछा कि आप मुझे इतना क्यों डांटते हो, आप क्यों इतना गुस्सा हो जाते हो कि आप मार भी देते हो और एक तरफ आप प्यार भी करते हो। तो उसने बताया कि हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये डिप्रेशन रिकवरी केस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ढेर सारी इनको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बहुत ही तकलीफ सही है और अब जाकर वो दिन इनकी ज़िंदगी में आ गया है जब ये बेहद खुश हैं। चलिए मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। बहुत ही प्यारी सी, एकदम भोली सी, एकदम मासूम सी ये लेडी, जिनकी बोली में फूल झड़ते हैं, इतनी मिठास है, इतना प्यारा सुंदर दिल। लेकिन इनका प्यारा दिल, इनकी सुंदरता, इनकी बोली की मिठास और इनके तमाम गुण को इनका पति देख नहीं पाया। और उसने इतनी भोली भाली सीधी, इतनी प्यारी सी औरत की इज्जत करने की बजाय, उसको सम्मान देने की बजाय उसे मारना पीटना, उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू करती है। नौकरों के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं करता जितना बदतमीज़ी से इनके साथ पेश आना, गालियाँ देना, कभी भी हाथ उठा देना, गंदी गंदी बातें बोल देना। एक नार्सिसिस्ट के हाथ एक भोली भाली, एक सीधी सी औरत की शादी हो गई और नार्सिसिस्ट ने कैसे इनकी ज़िंदगी तबाह की, ज़रा समझिए। इन्हें देखते ही वो नार्सिसिस्ट दीवाना हो गया था इनका और इनके घर रिश्ता भिजवाया और बहुत ज़्यादा जिद करके इनसे शादी की। इन्होंने मुझे बताया कि इनके माँ बाप शुरू में तैयार नहीं थे इस शादी के लिए, लेकिन लड़के वालों की तरफ से बार बार कोई ना कोई, किसी न किसी तरफ से एक रिश्ते को लेकर प्रेशर आ रहा था कि करो करो, अच्छा घर बार है, सब कुछ। और देखती आंखों सब कुछ था भी, घर में पैसा भी था, लड़का देखने में सुंदर भी, और घर में हर तरीके से मौज बहार और सामाजिक इज्जत भी जो पता की तो वो भी सब सही थी। कहीं से भी पता नहीं चला कि लड़का इतना बददिमाग है और हार्डकोर नार्सिसिस्ट है, जिसको इतनी गंदी गंदी गालियां देनी आती हैं, मारपीट पर आ जाता है, शक्की झक्की, पूरा वहमी है। कहीं से भी इंक्वायरी में ये ज़रा सा भी इनको भनक नहीं लगी। शादी हो गई। अब शादी हो गई। शादी को सिर्फ 10 दिन ही हुए थे और इन्होंने खाना बनाया। और खाना बनाते वक्त इन्होंने रसोई में जब खड़े होकर वो आवाज़ लगा था बाहर से, तो आवाज़ को सुना नहीं। ऐसा नहीं कि इन्होंने टाल दिया, अनसुना कर दिया, 2-3 आवाज़ लगाई होंगी, लेकिन वहाँ पर ये सुन नहीं पाई। तो वो बौखलाता हुआ आया और एकदम से गाली देकर बोला, गाली तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर उसके बाद जो बोला कि बहरी है क्या, तेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि पति अगर आवाज़ लगा रहा है तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, इग्नोर कर रही है, दिमाग ख़राब हो गया है, इस तरीके की बातें बोलनी शुरू करी। क्योंकि इन जैसी भोली भाली लेडी के लिए, जिसने कभी अपने घर में ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी, गालियाँ वालियाँ तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का जैसा था। तो ये रोने लगी। अब रोने लगी तो इनको थप्पड़ मारकर बोलने लगा, नाटक कर रही है, टेसुए बहा रही है। इस तरीके से वो उनके लिए ट्रॉमेटिक बन गया। वो इतना ज़्यादा सदमा लग गया उनको कि उनको समझ में नहीं आया कि मतलब मेरी क्या गलती है और क्यों मुझे ऐसे मारा जा रहा है और क्यों मेरे साथ इस तरीके से हो रहा है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा रोती रही। वहीं से ही वो पहली बार जब इनके थप्पड़ पड़ा शादी के 10 दिन बाद ही, और इनको इतना सब कुछ भला बुरा बोला गया, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके दिल पर बहुत गहरी चोट लग गई। होता है ना कि कोई कोई इंसान इतना मासूम होता है कि उसके लिए ये सब बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, उनको एकदम उल्टी, चक्कर, बुखार तक भी आ गया। घर वालों को पता चला तो घर वालों ने भी ये कि क्या हो गया, एक थप्पड़ी तो मार दिया है, गुस्सा आ गया होगा, इस तरीके से ऐसे बोल दिया। बात इनके मायके तक भी पहुंची तो मायके वालों ने
प्यार से समझा दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगे, इस तरीके की बात आई गई हो गई। लेकिन वो आदमी कहाँ रुकने वाला था, वो कहाँ बाज आने वाला था। हर महीने का 1-2 एपिसोड का तमाशा बनता चला गया और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इनकी शुरुआत से ही, शादी के पहले साल से ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। एकदम चुप चुप, एकदम गुमसुम, किसी से बात कह ही नहीं पाती थी, क्योंकि ऊंची आवाज़ में अपनी बात कुछ कह पाना या नॉर्मल आवाज़ में भी बात कह पाना कुछ नहीं, क्योंकि इनको डर लगने लगा था। एकदम से अब ये डरने लगी थी और ये सब चल ही रहा था। तो बीच में कुछ कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब नार्सिसिस्ट ठीक ठाक बोलता है, पुचकार लेता है। तो इसी दौरान ये प्रेग्नेंट हो गई और जब प्रेगनेंसी में भी इनके साथ वही बिहेवियर कंटिन्यू रहा तो पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में रोती रहती थी, चुपचाप से पड़ी रहती थी या घर का काम करती रहती थी और इतना ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी बहुत ज़्यादा। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये बहुत ही डिप्रेशन, एकदम लो, एंजाइटी, फियर बहुत फील करती थी। डिलीवरी के बाद भी इनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन डायग्नोस हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने बच्चे को देखकर एकदम रोना, रिएक्ट करना, बच्चे को गोदी में नहीं लेना, बहुत ज़्यादा डरे डरे रहना, थोड़ी से इस तरीके से इनका जो डिप्रेशन है वो एक्सप्रेस होता था कि लोगों को लगता था एबनॉर्मल हरकत कर रही है। ऐसे लगता था कि इस पर कुछ ऊपरी पराया आ गया है। तो वही झड़वाने वड़वाने का सिलसिला चला। बच्चे को भी इनसे सेपरेट कर लिया गया क्योंकि ये बच्चे को संभालने की कंडीशन में नहीं थी। इनकी दवाई वगैरह दिलाई गई तो इनकी गायनी भी और भी जो 1-2 डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया तो उन्होंने बताया कि भाई ये डिप्रेशन में आ गए हैं और इनको केयर की ज़रूरत है। लेकिन कोई इनका डिप्रेशन समझने के लिए तैयार नहीं। सास ये कह रही है हमने इतने बच्चे पैदा करे हैं, क्या डिप्रेशन में आने वाली बात है, डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता है। पति पर से बदतमीजी कर रहा है कि ये तो 4 गालियाँ 4 लात खाएगी तभी ठीक होगी, इस तरीके से वो कर रहा है। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये वही आदमी है जिसने मुझे देखा और पसंद किया, पीछे पड़ पड़ के शादी करी और मेरी इतनी बेकदरी क्यों। तो इनको पता ही नहीं चला और ऐसे ही 4-5 साल बीतते चले गए भी और ये परेशान ही रही। एक दिन इन्होंने बहुत हिम्मत कर कर पूछा कि आप मुझे इतना क्यों डांटते हो, आप क्यों इतना गुस्सा हो जाते हो कि आप मार भी देते हो और एक तरफ आप प्यार भी करते हो। तो उसने बताया कि शादी नहीं कर रही थी ना तो तेरे घर वालों को बड़ा वो था ना, 10 बार तुम्हारे यहाँ रिश्ता भिजवाना पड़ा ना, तेरे को बड़ी राजकुमारी हूर की परी समझ रहे थे ना, तो अब देख, इसलिए मैं गुस्सा हो जाता हूँ, इसलिए करता हूँ ऐसा तेरे साथ, ताकि तेरे बाप को पता चले कि अपनी हूर परी को क्यों नहीं दे रहा था। ईगो। उस आदमी ने इनसे ये बात बोल दी। अब इनको और ज़्यादा गहरा आहत हुआ, अंदर तक बहुत दिल दुखा इनको कि भाई मेरा क्या कसूर था। जब माँ बाप को ठीक नहीं लग रहा होगा कुछ बात है, इसलिए सोच विचार कर रहे थे, इसमें तो कोई गलती नहीं है माँ बाप के लेवल पर। इन्होंने फिर अपनी मदर से ये बात शेयर करी। मदर फादर बिल्कुल उस टाइम ना समझी से काम ले रहे थे। बेटा एडजस्ट करो, अब तो बच्चा भी आ गया है, कोई बात नहीं, गुस्से में हम माफ़ी मांग लेंगे, हम आ जाते हैं, वही सब चीज़ें पूरा लाग लपेट करके इनको, मतलब अल्टीमेटली अपनी लड़की को ये बोलना कि तुम डिप्रेशन में रहो, रोज़ गालियाँ खाओ, पिटो, कुछ भी करो, लेकिन तुम वहीं रहो, तुम्हारी शादी कर दी है ना। इस तरह से जहाँ पर लड़कियों को जेन्युइन कंडीशन में भी अपने माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिलता, वो घुट जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जब शादी के 8 साल बीत गए, बच्चा भी बड़ा हो गया, लेकिन इनकी कंडीशन संभल नहीं रही थी और इनका पति का व्यवहार बदल नहीं रहा था। वो इसी तरीके से उनके साथ बात बात पे मारपीट, गाली गलौज, ये सब चीज़ें करता रहता था और इनके बच्चे पर भी अब उसका बुरा असर आने लगा था। बच्चा भी बहुत डरा डरा सहमा रहता था, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ये पूरा खुद डरी डरी बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में थी, तो बच्चा के अंदर भी वही लक्षण महसूस कर रही थी। तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी और एक दिन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने सोचा कि मैं इस आदमी के चंगुल से नहीं निकल पाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन ईश्वर जिसको ज़िंदगी बख्शना चाहता है ना, तो वो कितना भी अपनी जान लेने की कोशिश करे, सब नाकामयाब हो जाती है। ऐसे इनके साथ हुआ। इन्होंने कोशिश की अपनी जान लेने की, लेकिन नाकामयाब रही। और जब ये बच गई तो उसके बाद इन्होंने अपने माँ बाप से बस एक ही बात कही कि अगर आप मुझे यहाँ से नहीं लेकर गए तो अगली बार मैं इस तरीके से करूँगी कि कोई मुझे बचा नहीं पाएगा, मैं नहीं जी सकती। तो माँ बाप ने इस बार थोड़ा सा समझदारी दिखाई और अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। और जब ये और इनका बेटा अपने घर चले गए
तो वहाँ पर जाकर इन्होंने इतने सालों की पूरी आप बीती बताई और पहली बार माँ बाप ने इस बात पर ध्यान दिया, गौर किया कि कितना उनकी मासूम सी बेटी ने सहा, जिसे अच्छी तरीके से उन्होंने पाला था, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया था, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती उनसे हो गई और कितना उन्होंने कष्ट सहे उनकी बेटी ने, और उन्होंने आंख पर पट्टी बांधकर उसे कष्ट सहने के लिए बोला कि एडजस्ट करो एडजस्ट करो। तब उन्हें समझ में आया कि बच्चे पे भी कितना बुरा असर हो रहा है, बच्चे की भी ऐसी कंडीशनिंग होती जा रही है। तब उन्होंने अपनी बेटी से बोला कि ठीक है, अब तुम्हें तब तक नहीं भेजेंगे जब तक कि बिल्कुल पूरा इसका कोई पुख्ता सोल्यूशन नहीं निकल जाएगा, और नहीं तो फिर नहीं सुधरते हैं तो फिर इस शादी को ख़त्म कर देंगे। इस तरह से इनकी फैमिली सपोर्ट में आई और फिर जाकर इनके माँ बाप ने इलाज कराना शुरू कराया। तो दवाइयाँ भी दिलवाई, दवाइयों से थोड़ी बहुत कंडीशन बेटर हुई, लेकिन ये जो ट्रॉमा इनके अंदर बैठा हुआ था वो शुरुआत में जब शादी के 10 दिन के बाद इनको बिन बात पे थप्पड़ पड़ा था, तब से लेकर जो इतने साल किसी भी इंसान ने 8-9 साल इतना झेला हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और सच में उसी को पता होता है जिसने ये झेला होता है। तो वो चीज़ ना इनके अंदर बार बार इनको ध्यान आती थी, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो दवाइयों से ये बहुत ज़्यादा सोने लगी थी, बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, और तरह तरह की और भी तकलीफ़ें शिकायतें इनको होने लगी थी। रात को सपने आते थे इनको वही सब डरावने, एकदम चौंक कर उठ जाती थी। दिन बाद के एकदम से कुछ होता नहीं था एनवायरनमेंट में, सेफली अपने माँ बाप के पास ही है, लेकिन एकदम से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना, खाने पीने का मन नहीं करना। फिर इन्हीं के साइकेट्रिस्ट ने बोला कि आप इनकी काउंसलिंग वगैरह कराइए, इनको थेरेपीज़ की ज़रूरत है। तो फिर जब ये मेरे पास आई, ये सब आप बीती जो इनकी मैंने आपको बताई है सब पता चली, तो उसके बाद हमने इनको मदद करना शुरू किया। एक चीज़ इनके अंदर बहुत ख़ास थी कि ये ठीक होना चाहती थी। उन्होंने कहा मुझे अब अपने बच्चे के लिए ठीक होना है, कि एक बार मैडम मैंने मरने की कोशिश कर ली, लेकिन भगवान ने अगर बचा लिया तो इसका मतलब है कि मुझे जीना है। मैं दोबारा ऐसी कोई कोशिश नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जीना है और आप मुझे बचा लीजिए। फिर जब कोई इंसान इतना जीने का इच्छुक होता है और वो ये कह रहा है सामने से कि मैं सब कुछ करूँगी जो आप मुझे बोलेंगे, तो मुझे बस बाहर निकाल दीजिए उससे। तो हमने सबसे पहले हिप्नोथेरेपी से जो इनके अंदर पूरा भरा हुआ था इतने सालों का बवाल, जो इनके अंदर से वो जो सारे सप्रेस्ड इमोशंस थे वो निकलवाए। और मुझे याद है कि पहली थेरेपी में इतना तड़प तड़प के, इतना बिलक बिलक के रोई है, इतना चीख चीख कर इनके अंदर से इनका बॉडी का मतलब एक एक पार्ट ऐसे जैसे उस ऊर्जा को बाहर फेंक रहा हो, इस तरीके से छटपटा रही थी। वो इतना देखने में ऐसा मंजर था कि मैं शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा कोई इंसान तकलीफ़ में होगा कि हिप्नोटिक स्टेट में ऐसे हाथ पैर पटक रहा है, छटपटा रहा है, बिलक बिलक के रो रहा है सब। तो इस तरह से कई सारे इनके हिप्नोथेरेपी के सेशंस के बाद जब इनके अंदर से वो चीज़ें निकली, जो बोझ इनके अंदर था, इतना जो भी दबी हुई ऊर्जा थी वो बाहर निकली, तब जाकर इनको वो जो डरावने सपने आ रहे थे, बात बात पे बिल्कुल रोना आ रहा था, मतलब बिन बात के भी कोई छोटी मोटी बात हो उस पर भी रोना, और जब कोई बात नहीं हो तब भी रोना, वो सब चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई। मन शांत होने लगा। जो हर समय एकदम से घबराई सी, डरी सी, सहमी सी रहती थी, हर समय बस दिमाग नेगेटिव ही सिनेरियोज बनाता रहता था, वो सब चीज़ भी सेटल होने लगी। लाइफस्टाइल से लेके इनकी डाइट से लेके सब कुछ हमने चेंज किया, और ये भी बहुत सिंसियरिटी से फॉलो करती रही, और सब कुछ बहुत बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर ये आज पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। और जो इनके अंदर की सॉफ्टनेस थी, जो इनके अंदर का भोलापन था, हमने फिर उसके बाद भी इनको लाइफ स्किल्स की बहुत सारी ट्रेनिंग दी जो इनकी अपब्रिंगिंग में मिस हो गई थी। कि भोला होना, सीधा होना एक अलग बात है, लेकिन आपको अपने लिए बाउंड्री सेट करनी है, आपको कैसे अपने लिए स्टैंड लेना होता है, कैसे आपको इनिशियली ही रेड फ्लैग्स पकड़ लेने होते हैं, और अपनी बात को अपनी सॉफ्टनेस से ही कैसे आपको कन्वे करना होता है, और कैसे एक नार्सिसिस्ट टॉक्सिक पर्सन को आपको फेस करना होता है, और किस तरीके से अभी अपनी आगे की लाइफ को जो इन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की थी उस सब को बेस बनाकर आगे क्या चीज़ सीख कर अब अपने आप को खुद ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती हैं, ताकि ये ना तो माँ बाप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह रहें, और कभी इनको वापस से उस मैरिज में जाना हो या अपने बच्चे की परवरिश करनी हो, जो भी इनका अल्टीमेट डिसीजन रहेगा, क्योंकि अब ये इतनी स्ट्रांग हो गई हैं, सॉफ्टनेस अभी भी इनके अंदर वही है,
वही भोलापन, सीधापन, लेकिन उसके साथ एक ऐसा विजडम ऐड हो गया है कि अब इन्हें कोई भी इस तरीके से सता नहीं सकता। जो इनके साथ हुआ अब वो दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि कैसे अपने लिए स्टैंड लेना है। अब ये अल्टीमेट डिसीजन इनका ही होगा। अब इनका मन है इस बात का पूरा कि अब उस पर्सन से सेपरेट होना है और बस मुझे इंडिपेंडेंट होकर, फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर अपने बच्चे की परवरिश इतनी अच्छी तरीके से करनी है ताकि वो बड़ा होकर बहुत ही अच्छा जेंटलमैन बने। तो इस तरीके से इनका अपना एक डिसीजन है जिस पर अब ये सोच रही हैं। बट हमारे लिए इतनी खुशी की बात है कि अब ये इतना स्ट्रांग हो गई हैं और पूरी तरह से अपने उस डिप्रेसिव फेज से बाहर आ चुकी हैं। इनकी दवाइयाँ भी सब बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल हंसती मुस्कुराती हैं, एकदम खिलखिलाती हैं। जो मासूमियत इनके चेहरे पर थी वापस से खिल उठी है। बेहद खुशी के साथ अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, खुद से प्यार करने लगी हैं, सेल्फ केयर करती हैं। दोबारा से उन्होंने पढ़ाई चालू कर दी है, बहुत सारी स्किल्स सीख रही हैं, अपने अंदर वो हुनर डेवलप कर रही हैं जिससे कि अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सके। तो इम्प्रूवमेंट तो इस तरीके का एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बट यस, ये अपने डिप्रेशन से बाहर आ चुकी है और बेहद खुशी के साथ अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही हैं। तो आप भी इनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि ये जल्द से जल्द अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से करें और ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।